आपस में संबंध और आपस में संवाद। संबंध और संवाद मीन्स कम्युनिकेशन। ये अक्सर बहुत कठिन होता है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ चलना, और ब्राह्मणों के लिए अच्छे संबंधों में रहना न केवल डिफिकल्ट है परंतु आगे बढ़ने का एक साधन भी है। कहा जाता है संबंध वो आईना है जिससे मनुष्य अपने आप को परख सकता है। अगर मुझे लगता है कि संबंध में कुछ गड़बड़ है तो हम कहेंगे पहले अपनी स्टेज को चेक करो। संबंध को ठीक करना है तो बाबा को पहले आगे रखना होगा। सबसे पहले ये स्मृति पक्की हो कि मैं नहीं कर रहा हूँ परंतु जो भी सेवा है सब बाबा कर रहा है। सेंटर सब बाबा के हैं। ये जो बेहद की स्मृति होगी ना, वह फाउंडेशन स्टोन होगा संबंधों में एकता बनाए रखने के लिए। चाहे सीनियर्स के साथ संबंध हो, चाहे इक्वल वालों के साथ संबंध हो, चाहे हमसे छोटे के साथ संबंध हो। अब क्या संबंध है? ओके, क्या कनेक्शन है संबंध का और अपनी आंतरिक स्टेज का? संबंध में सफलता अपने आंतरिक स्वमान की स्टेज से आती है। जितना जितना अंदर में आंतरिक सुरक्षा की हरे को अनुभूति होगी, उतना हमारा आपस में संबंध ब्राह्मणों का ब्राह्मणों से अच्छा होगा। अगर मुझे ये फीलिंग आती है कि मेरे पोजीशन को कुछ खतरा है, समझ में आया? कोई मेरा पोजीशन ले जाएगा, इसका माना मेरे स्वमान की डिग्री कम है। अगर स्वमान की डिग्री कम होगी ना तो दूसरे को हम सम्मान भी नहीं दे सकेंगे, तो संबंध भी ठीक नहीं हो पाएगा। आ रहा है कनेक्शन? अगर मुझे लगेगा कि मेरा ये जगह ले लेंगे तो मैं आपसे रिश्ता ठीक नहीं रख सकता हूँ ना, क्योंकि हर एक की विशेषता ब्राह्मण परिवार में अपनी अपनी है। और आप ऐसे रोल में हैं कि आप सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं ना बाबा की सेवा। कोई सेवा कोई कर सकता है, कोई सेवा कोई कर सकता है। पर अगर मुझे लगता है मैंने इसको सेवा दे दी और मेरे संबंध को, मेरे इसको पोजीशन को खतरा हो रहा है, हाँ मेरा स्वमान डगमग हो रहा है कि इसका नाम ज्यादा हो जाएगा, इसको लोग ज्यादा पूछेंगे, इसको या कोई पोजीशन को खतरा। ऑफिसेस में भी ऐसे होता है। अब श्रेष्ठ स्वमान का कनेक्शन है अमृत वेले की स्तुति के ऊपर। अमृत वेला अगर हमने अपने स्वमान को पक्का नहीं किया है तो रिश्तों में वो दिखाई देता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी खुद ही खुद के लिए ऊंची दृष्टि नहीं होती है। उसका कारण क्या है कि खुद ही खुद से प्यार की कमी है, या तो ये कहेंगे खुद ही खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। कहने का तात्पर्य है अगर मैंने अपने आप से प्यार नहीं किया तो कभी भी मुझे दूसरे को प्यार देना नहीं आएगा। ना मैं दूसरे को प्यार दे सकूंगा रिश्तों में, और ना किसी से मैं प्यार ले सकता हूँ। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मेरा स्वयं पर पूरा अटेंशन हो, ना कि दूसरों के ऊपर। कोई आपके अंदर कुछ भी देख रहा हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए
परंतु बाबा जैसे मुझे देख रहा है ऐसे मैं अपने को देखना शुरू करूं। इसको हम कहते हैं श्रेष्ठ स्वमान। जिसने बाबा के साथ अच्छा रिश्ता जोड़ लिया है, उनका सबके साथ संबंध अच्छा होता जाएगा। ब्राह्मणों को आपस में रिश्तों में फेमिलियरिटी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। फेमिलियरिटी माना समझना, कुछ लोग हैं जो हमको ज्यादा पसंद आते हैं, जिन कुछ लोगों के नाम हम ज्यादा लेते हैं, फेमिलियर हैं उनके साथ। तो हमेशा अटेंशन इस चीज पर रखें कि हम अपनी स्टेज को ऊंचा बनाए रखें और माया के किसी भी रूप को अंदर घुसने ना दें। न खुद ही खुद के लिए प्रॉब्लम रूप बने, न खुद ही खुद के लिए कोई डाउट क्रिएट करें, न किसी और के लिए करें। मानो आपका अपने आप में ही डाउट है, तो हम कहेंगे आप जाकर बाबा को सुना दीजिए, या तो फिर जो निमित्त बनी हुई सीनियर आत्माएं हैं उनको सुनाएं। समझ में आ रहा है कि डिफिकल्ट है? समझा। ऐसी कौन सी क्वालिटीज हमको जरूरी है जो संबंधों को अच्छा बना सकती है? मुख्य क्वालिटीज है, एक तो आपस में सच्चाई चाहिए रिश्तों में, दूसरा नम्रता हो, तीसरा आपस में रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। म्यूचुअल माना मेरा आपके लिए रिस्पेक्ट, आपका मेरे लिए रिस्पेक्ट। फिर सिंसियरिटी हो। सिंसियरिटी माना ईमानदारी की भी चोटी। ईमानदारी ये लेवल है, सिंसियरिटी उससे भी ऊपर। जी, बड़ापन नहीं, सिंसियरिटी हिंदी वर्ड डिफिकल्ट है। सिंसियर एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड ऐसा है, सिंसियर प्रामाणिक, प्रामाणिक इज प्रैक्टिस, पंक्चुअल नहीं, सभ्यता नहीं, सत्यता से भी हायर लेवल। ऑनेस्टी, सत्यता ये लेवल है, सिंसियरिटी उससे ऊपर, उससे ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंसियर ये वर्ड कहाँ से निकला है? सिंसेरा, मतलब बिना किसी मास्क के, कोई भी मास्क नहीं, जो है जैसा है। ऑनेस्टी टाइम पे चेंज हो सकती है, बट सिंसियरिटी नहीं। ओपननेस, खुल के एक दूसरे से रिश्तों के। फिर टैक्टफुल, टैक्टफुल माना युक्ति युक्त माना, युक्ति युक्त माना पॉलिटिक्स, जहाँ जो जरूरत है। युक्ति युक्त माना बाबा ने जो भी हमको युक्तियाँ दी हुई है, मुरली के अंदर जो युक्तियाँ आती हैं, उन युक्तियों को हम यूज करें। अपनी युक्ति नहीं, मायावी युक्ति नहीं। आप समझ रहे हैं? एक है मायावी युक्ति, दूसरी है गॉडली युक्तियाँ, गॉडली विधियाँ। सो गॉडली विधियों से चले ईश्वरीय परिवार। फिर पावर टू मोल्ड, एडजस्ट कर लेना। पावर टू गिव अल्ट्रुइस्टिक लव, अल्ट्रुइस्टिक माना निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल, एक दूसरे से प्यार। तो जितना हम एक दूसरे को प्यार और रिगार्ड देंगे, उतना प्यार और रिगार्ड हमको मिलेगा। हमको उसी तरह से देखना है जैसे बाबा हर एक बच्चे को देखता है। हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहा है। हाँ, हर एक की स्थिति में भी अंतर रोज आते जा रहा है। कभी किसकी स्थिति ऊंची होती है, कभी किसी की नीची होती है, परंतु मुझे हमेशा उनको रिगार्ड देना है और मुझे हर एक की विशेषता को जानना जरूरी है।
सुना ये बीके परिवार में कैसे एक दूसरे के साथ रहना। महत्व दिया जाना चाहिए दृष्टि के ऊपर और स्मृति के ऊपर। दृष्टि हमारी हरेक के प्रति ऐसी हो कि यह हमारे ईश्वरीय भाई या बहन है। भाई भाई की दृष्टि पक्की हो, चाहे कुछ भी घटना हो जाए, परंतु किसी को भी नीचे नहीं गिराना है, किसी के बारे में नीचा शब्द नहीं बोलना है। आप समझ रहे हैं, सिचुएशन कितनी भी खराब हो, बट हमको आपस में एक दूसरे के लिए कभी लेटिंग डाउन उसको बोलते, नीचे गिरा दिया उसको, ऐसे शब्द बोलिए, वो नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो सेंटर का हायरार्की बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, हायरार्की माना समझते ना, जैसे छोटी दीदी, फिर बड़ी दीदी, फिर बड़ी दीदी, ऐसे ना लेवल्स है, इसको हायरार्की बोलते हैं। तो वह फीलिंग फिर डिस्टर्ब हो जाएगी आपस में, और आपस में फिर मतभेद होना शुरू हो जाएगा। तो सूक्ष्म अपने अंदर जो देह का अभिमान आता है, उसकी परख करके उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी किसी से बात करो तो खुद को दूसरे के जूते में डाल करके बात करो। भाई ये किस सिचुएशन से आ रहा है, ये क्या माहौल से आ रहा है, ये क्या एनवायरनमेंट से आ रहा है, समझा? तो खुद को दूसरे के जूते में डाल के बात करो। दूसरी आत्माओं के साथ जब काम करते हैं तो बहुत आसान होता है किसी के भी नकारात्मक चीजों को देखना। किसी की अच्छाई भी जल्दी दिखाई देती है, परंतु बुराई भी दिखाई देती है, और हरेक में दोनों चीजें हैं। पर जब हम बाबा को देखते हैं तो बाबा किसी की भी कमजोरियों को देखता नहीं है। बाबा किसी की कमजोरी को देख कर के ये नहीं बोलता है कि मैं इस व्यक्ति से दूर जाना चाहता हूँ, या इस व्यक्ति को मैं कोई चांस नहीं दूंगा, या बाबा कभी ये नहीं बोलता है कि इसकी कमजोरी से मेरे पर असर होता है, इनके पास जाते मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें भी हर एक की विशेषता को सामने रखना है, और किसी बात को अंदर में इंटरफियर होने नहीं देना है। इससे सेंटर का वातावरण लाइट रहेगा, और ज्यादा कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर नहीं होगा। अच्छा, अब देना और लेना। जब भी हम किसी रिश्ते की बात करते हैं तो रिश्तों में देना और लेना दोनों होता है, परंतु बाबा कहते हैं कभी ये नहीं गिनती करो कि मैंने इनको कितना दिया, और फिर ये नहीं सोचो देने के बाद मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। देने के बाद जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमको रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए। मानो हम 100% किसी रिश्ते में दे रहे हो, पर सामने वाला व्यक्ति केवल 10% लेने की क्षमता रखता है, तो वह कितना दे पाएगा आपको? कितना देगा? 10% ही ना, क्योंकि लिया उसने कितना आपसे? 10%। तो लेने और देने की जब बात आती है तो उसका सारा आधार है हमारे ब्राह्मण परिवार में प्योरिटी के ऊपर। जब भी हम किसी को प्यार देते हैं तो वो प्यार दो जो पहले बाबा से मुझे मिला है, जिसको हम कहते हैं पवित्र प्यार हो। जब कभी ऐसे होता है हम किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, या कभी कुछ कारोबार होता है तो हमको किसी को इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो उस समय पर खास करके कोई भी चीज पर्सनली नहीं लो। समझ में? अभी जैसे मधुबन का डायरेक्शन है, तो
कोई भी चीज पर्सनली नहीं, इंस्ट्रक्शन किसका है? मधुकर का है। मान लो आप कोई डायरेक्शन किसी सीनियर का फॉलो कर रहे हैं, मुलुंड सब जोन से दीदी ने ये डायरेक्शन दिया हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। अब सामने वाला व्यक्ति कोई भी रीति से अगर रिएक्ट करता भी है तो पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है, डिटैच रहना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं सेंटर के कारोबार में? अच्छा, क्लियर कम्युनिकेशन। कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपनी मान्यताएं, अपने मन की फीलिंग एक दूसरे पर डाल करके जो हमारा सम्मान है ना, उसमें बीच में बादल खड़े कर देते हैं। समझा? थोड़ा डिफिकल्ट, भाई हम आपस में बात कर रहे हैं, एक्चुअली संवाद में होना चाहिए प्योरिटी, पर उसमें हम अपनी फीलिंग्स का मिक्सचर करके मुझे ऐसे लगता है, मैंने ऐसे सोचा था, ऐसा होना चाहिए था, ये सब जो हम assumptions क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें हमारे बादल आ जाते रिश्तों में। अच्छा, कुछ कुछ चीजों में जहां पर फीडबैक लेने की जरूरत है वहां लो। फीडबैक लेने की जरूरत है माना फीडबैक लेने की जरूरत है माना। आपका क्या विचार है? हाँ, आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है? ओके, तो फीडबैक लेने के टाइम पर भी जो उसमें निर्माण वाली फीडबैक है वह लो, कंस्ट्रक्टिव है वो लो, डिस्ट्रक्टिव नहीं लो। अगर कुछ कमी कमजोरियां आ गई तो गैप को फिल करने की कोशिश करो। अगर कोई हमसे कुछ बोलता है, कम्युनिकेशन में कुछ सोचता है, तो हमें उसको ओपननेस से उस रिश्ते में अपनाने की जरूरत है। समझ में? कई बार ऐसे होते हैं ना, दरवाजे क्लोज डोर होते हैं कोई कोई ऑफिस में, आप उनको अप्रोच ही नहीं कर सकते हैं, सो क्लोज डोर होता है, वो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए सेंटर में। कहने का भावार्थ, संबंधों में ओपननेस और ईमानदारी की बहुत जरूरी है। हाँ, कोई भी जब किसी से हम रिश्ते या इंटरेक्शन करते हैं तो हर एक के साथ ओपनली बात करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, और कोई भी चीज को जब हम पेश करते हैं तो रीजनेबल रीति से पेश करें। रीजनेबल माना प्रामाणिक, उसके पीछे आपके पास कोई ठोस मिसाल होनी चाहिए। हाँ, और आगे पास्ट को पैकअप करना बहुत जरूरी है। मन में किसी के लिए कुछ भी ग्रजेस नहीं रखो। ग्रजेस माना मन मुटाओ, कुछ होल्ड करके रखते हैं, मेरा आपके साथ, आपका मेरे साथ में, तो ये पर्सनल कुछ भी नहीं रखो। आपस में हमारी रिश्तों में बहुत क्लैरिटी होने की जरूरत है। जब भी हम किसी को कोई ड्यूटी सौंपते हैं यज्ञ की, तो उनको अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है, और यह भी जरूरत है कि सामने वाला जो बंदा है उसने उस इंस्ट्रक्शन को समझा है या नहीं, ये भी वेरीफाई करो, ताकि आगे के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो और यज्ञ का कारोबार बहुत सुचारू रूप से हो सके। वेरिफिकेशन करने की जरूरत है कि आपने कितना समझा है। इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन फैक्ट्स के आधार पे होना चाहिए। बड़े हों तो उनको हाँ जी कहना है, तुरंत किसी बात में हमको ना नहीं कहना है। हाँ, पहले आप उन्होंने अगर कुछ बात कही है तो उनकी आइडियाज को पहले एक्सेप्ट करो, कहो हम ट्राई करके देखेंगे। मान लो सेवा के लिए कोई हमको विचार देता है, चाहे आप हमको विचार दो या हम आपको विचार दें, तो हम कहेंगे कि हम इसको ट्राई करेंगे, परंतु हम ऐसे नहीं कि अपने ही आइडिया से इतना अटैच हो जाएं और वो आइडिया दूसरे के ऊपर थोपना शुरू करें। क्लियर? हाँ या ना? ओके। टाइम एंड प्रेशर,
एक दूसरे के लिए यज्ञ में बहुत रिस्पेक्ट रखना है। उनकी टाइम की कदर हमको होनी चाहिए। उनकी टाइम की भी कदर करो और अपनी टाइम की भी कदर करो। कभी कभी ऐसे होता है, हम कभी प्रेशर में आ जाते हैं तो हम जो काम जितना अच्छे से होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम प्रेशर में आकर के काम कर रहे होते हैं। टाइम कम होता है और हमें वह काम पूरा करना होता है, सेवा पूरी करनी होती है। मान लो आपको किसी के साथ बात करने के लिए खाली 3-4 मिनट हो, परंतु उस समय पर भी कोशिश करो हम उस कार्य को बहुत सिंसियरली करें, फुल अटेंशन दें। कोशिश करो ऐसे प्रेशर वाली सिचुएशन हम क्रिएट नहीं करें। स्पेशली जब बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं तो यह स्मृति में रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। यज्ञ में हर एक यज्ञ रक्षक है, हर एक यज्ञ माता है। जैसे माँ होती है, घर में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो हर चीज के लिए हम तैयार होते हैं ना। तो हमें भी जब कभी बड़ा प्रोग्राम हो जाए तो हम हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहें। प्रिपेयर्ड किसके लिए? जो भी हमसे बन पाता है सेवा में, उस समय हम उस सेवा को पूरी करने के लिए मदद दे सके। यज्ञ में कई चीजें आती हैं, कभी कभी ऐसी चीजें आती है जो इम्पॉसिबल लगती हैं। कुछ चीजें ऐसे लगती है प्रोग्राम में गलत हो गई, परंतु बाबा कहते हैं समझो गलत हो भी रहा हो, हमारा काम है उस समय पर सूक्ष्म बाबा की क्वालिटीज। कौन सी क्वालिटीज बाबा की? जैसे हम कहेंगे बाबा की क्वालिटीज है लाइट रहना, सहन शक्ति अपनाना, प्रसन्न चित्त रहना। तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, परंतु इन तीनों गुणों का हम यज्ञ में सहयोग जरूर दें। समझ में आया? इजी है ना इतना तो? जब डिफिकल्ट होगा तो पूछ लेना। तो प्रैक्टिकली हम इस तरीके से यज्ञ में सेवा करते जाएं। कोई भी सेवा की बड़ी तैयारियां होती हैं तो कोशिश करो साथ में बैठ करके भोजन करें ताकि वातावरण लाइट हो जाए। ऐसे यूजुअली हम करते ना, बड़ा फंक्शन है तो साथ में मिलकर के खाना भी खा लो, तो इससे वातावरण लाइट रहेगा, साथ में फिर थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाएगी। सेंटर को अच्छी तरह से चलाना ये ऐसे है जैसे बहुत अच्छी मशीन को तेल डाल के चलाना। अच्छी तरह मशीन में तेल डाला हुआ होगा तो मेहनत कम लगेगी, सफलता जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि हर एक फंक्शन अच्छी तरह से काम करेगा। अपने आप से पूछो कि अगर ये कोई कंपनी होती थी, बिजनेस होता था, तो किस तरह से उसको फंक्शन होना चाहिए। हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ऐसे सेवा में जब भी सेंटर में जब भी डिपार्टमेंट्स बन रहे हो, अलग अलग ड्यूटीज दिए जा रहे हो, तो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल एटीट्यूड माना जो सेवा मिली है उसको उसी तरीके से अच्छे से करना है। प्रोफेशनल एटीट्यूड मतलब जो दिया है वो अच्छी तरह से करना, वो ठीक है, वो तो ऐसे भी आप करो। प्रोफेशनल एटीट्यूड मींस तरीके से करना जी, तरीके से विधि से करना, ओके। और प्रोफेशनलिज्म माना कंसंट्रेशन से करना। प्रोफेशनलिज्म वर्ड बताऊं? प्रोफेशनलिज्म मींस हमको नहीं, अब ये काम है ना, एक प्रोफेशनल करेगा, हम नहीं कर सकते। परफेक्शन के परफेक्शन, एक्सपर्टीज, स्किल्स होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? जो भी काम करो उसके लिए ट्रेनिंग ले लो। सिस्टमैटिक तो हो भी जाता है, पर स्किल्स, यू नो, प्रोफेशनल स्किल्स हम बोलते हैं, वो होनी चाहिए। डिसिप्लिन। तो बाबा का यज्ञ है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। जब सेवाओं की बात आती है तो प्रोफेशनल एटीट्यूड रखने की बहुत ज़रूरत है।
हर एक डिपार्टमेंट अगर अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करेगा तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। आपस में हमारा रिश्ता कैसा हो, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि सेंटर कोई मनुष्यों से चल रहा है। कोई भी आए तो उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये सेंटर स्वयं बाप दादा चला रहे हैं। क्या लगना चाहिए? सेंटर बाप दादा चला रहे हैं और उन्होंने जगह जगह पे रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ है कारोबार करने के लिए। और ये इंस्ट्रूमेंट किसके हैं? बाबा। इसके लिए आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे की क्वालिटीज के ऊपर, एक दूसरे के स्किल्स के लिए अंडरस्टैंडिंग भी हो और रिकॉग्निशन भी हो। रिकॉग्निशन माना पारखी होता है ना, परख, इनमें ये क्वालिटी है, वो भी हो और एक दूसरे के लिए रिगार्ड भी होना बहुत ज़रूरत है। जब ऐसे होगा तब सेंटर में बहुत अच्छे वाइब्रेशन होंगे और तब हम कहेंगे कि बाबा कारोबार कर रहा। अच्छा, फिर रोल। जैसे कोई भी कार्य करते हो तो बैलेंस रखो सोल कॉन्शियस और रोल कॉन्शियस होने का। मान लो आपको कोई रोल दिया जा रहा है सेंटर में, तो इतना रोल कॉन्शियस नहीं बन जाओ कि आप सोल कॉन्शियस बनना ही भूल जाओ। होता है ना कभी कभी, मुझे ये करना है, ये करना है, और फिर हम इसमें इतना घुस जाते हैं, भूल जाते हैं, और फिर वो परफेक्शन, फिर वो एग्रेसिवनेस, फिर वो ईगो, वो सब दिखाई देता है और ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। मान लो आपको कोई पाठ दिया गया है कि आप बाप हो या आप निर्माण करता हो, और दूसरे को पाठ दिया है कि वो माँ है और वह पालनहार है। ऐसे सेंटर में हर एक को अलग अलग रोल दिए जाते हैं, परंतु उसके साथ में सोल कॉन्शियसनेस का बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आपस में रिस्पेक्ट और रिगार्ड होगा तो कभी आपस में कंपटीशन की ज़रूरत होगी ही नहीं। कोई भी आपकी जगह इस ड्रामा में ले नहीं सकता है, इसलिए ज़्यादा रोल कॉन्शियस नहीं बनो। रोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो जो सेवा करेंगे वह भी लिमिटेड लेवल पे कर सकेंगे, इसलिए रोल से भी परे हो जाओ। आपस में एक दूसरे पर लेबल नहीं लगाओ रोल का। रोल भले करो, परंतु रोल के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, उसका बैलेंस रखो। इस चीज़ पर अच्छी तरह से अटेंशन दो, रिश्तों को बनाने में ध्यान दो। जब ये रिश्ता आपस में भाई बहनों का अच्छा होगा तो सेवा अपने आप अच्छी होती जाएगी। अब जब हम बड़ों से रिश्तों की बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से यह समझ में आना चाहिए कि बड़ों से हमारा रिश्ता बहुत करीबी का भी हो और बहुत इजी भी हो। बड़ों के साथ हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, इसलिए बड़ों के साथ पहले रिश्तों में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। क्या हमें बड़ों के लिए ट्रस्ट है? जब बड़ों के लिए हमें ट्रस्ट होगा तो बड़े भी हमें ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। ये आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकेट, गिव एंड टेक होता है। सो अगर किसी ने बड़े ने हमको कोई कमांड दिया है तो हमें छोटे होकर के उसको रिस्पेक्ट से मान लेना ज़रूरी है। आपस में भाई भाई की दृष्टि होगी नहीं, आपस में भाई भाई की सिर्फ दृष्टि होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो चाहिए वे मैं कर लूं, हर एक अपना अपना काम करे। नहीं, सिस्टम को अगर अच्छी तरह से चलाना है तो कुछ इंचार्ज की ज़रूरत होती है। हम कहते हैं बाबा ने इनको इंचार्ज बना के रखा है, तो हमें चाहिए कि इंचार्ज से हम हर चीज़ पूछ करके काम करें। सुन रहे हैं? पीछे वाले सुन रहे हैं कि नहीं?
चंद्रशेखर भाई सुन रहे हैं। इससे फिर यज्ञ में प्यार और एकता की भावना भी बनी रहेगी। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि हमें रोल कॉन्शियस नहीं परंतु सोल कॉन्शियस बनना है। मानो आपने किसी को कोई काम दिया है करने के लिए, तो आपको भी उन पर अच्छी तरह से विश्वास होना चाहिए कि वो ये काम करने के लिए केपेबल हैं एंड वह काम पूरा करके ही रहेंगे। इसलिए उनको उस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट करने दो। अब समझ रहे हैं, किसी को मैंने कोई काम दिया है तो उसको वो चीज एक्सपेरिमेंट करने दो। कभी कभी ऐसा होता है किसके साथ आप जल्दी रीच आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं उसका नेचर थोड़ा ठंडा होता है, जल्दी कोई बोलते नहीं है ना, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। हमें कोशिश करके इन दूरियों को सोल कॉन्शियसनेस से हटाना चाहिए। अब डिसीजन मेकिंग की बात, मान लो अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन ऐसा लेना चाहिए जिसमें आपस में शांति हो और सबका उसमें सपोर्ट हो, सहयोग हो, सब उस डिसीजन को एग्री करें। क्योंकि अगर डिसएग्री करेंगे तो आपस में अशांति हो जाएगी। इसीलिए जो भी फाइनल डिसीजन है वो सेंटर इंचार्ज को लेना चाहिए। मान लो अब सेंटर इंचार्ज ने कोई डिसीजन लिया है और सब उस पर डिसएग्री करते हैं, तो सेंटर का वातावरण पीसफुल बनाने के लिए, ताकि सेवा केंद्र में पीस बनी रहे, तो उस समय वह चीज नहीं करनी चाहिए। और ये एक बार बड़ी दादी ने हमको बोला था, मान लो आपको भी लगता है ये चीज जरूरी है पर भाई बहने एग्री नहीं करते हैं, तो दादी ने कहा एक बार ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, मेरे को ठीक लग रहा था लेकिन भाई बहने बोल रहे थे अभी नहीं करना है, तो मैंने उनको ढीला छोड़ दिया। क्योंकि टीम होती थी ना 5-6 लोग, उसमें से दादी कहती थी एक बंदा था उसने बोला नहीं करना नहीं है दादी, मैं शांत हो गई। फिर उसको मैंने दूसरे दिन भोजन पर बुलाया, वो भाई को, बात करते 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 फिर मैंने उसको पूछा भैया अभी आप बताओ ये सिचुएशन है, इसमें क्या करना चाहिए। वो व्यक्ति जब एग्री हो गया तब जाकर के 5 भाइयों के कंसेंट से फिर मैंने वो डिसीजन पास करवाया। सो वेट करो। कभी कभी किसी की और कुछ अपेक्षाएं होती है। मान लो कोई, अब और एक बात हो कि मान लो जब सेंटर इंचार्ज को मधुबन से कोई डायरेक्शन आता है, तो जब डायरेक्शन आता है तो उसका ये फर्ज होता है कि हर एक को सहयोग में लेना, चाहे कोई माने या न माने, क्योंकि वो मधुबन का डायरेक्शन है। हर एक को मनवाना बहुत जरूरी है। आई दोनों बातें जब अपनी लेवल पे डिसीजन है तो हम म्यूचुअली एक दूसरे के साथ सेट होकर के करें, पर जब मधुबन से आई हुई चीज है तो उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। जब सेवा का कोई प्लान डिसाइड होता है तो हम एक दूसरे की टेस्ट और ओपिनियन पूछते हैं। टेस्ट और ओपिनियन के साथ साथ उस सिचुएशन में क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकता है, उस चीज पर भी गौर करने की बहुत जरूरत है। साथ में श्रीमत क्या कहती है इसका भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाए टेस्ट और ओपिनियन के चक्कर में हम प्रैक्टिकल डिटेल्स को भूल जाए और श्रीमत भी साइडलाइन की जाए। कभी कभी हम दूसरों के साथ इस हद तक समा लेते हैं कि हम ये सोचते हैं लोग क्या बोलेंगे। कभी कभी डर लगता है लोगों की ओपिनियन के लिए, इसीलिए यह कहेंगे यह अपनी ही कमजोरी है। इस कमजोरी में हम भी न फंसे और न किसी और को फंसाएं।
परंतु सेंटर में एक दूसरे को आपस में उमंग उत्साह से एप्रिसिएशन से एंकरेज करें। बाकी किसी पर भी हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। अनुभव सुनाना पॉजिटिव रीति से बहुत जरूरी है, बाकी फोर्स नहीं किया जाए। वेट करें दूसरे के अंदर रियलाइजेशन कब आती है, रियलाइज कराने के लिए कोशिश जरूर करें, परंतु फिर भी उनको रिगार्ड और रिस्पेक्ट देवे जब तक वह हमसे एग्री नहीं हो। इससे सेंटर में आपस में यूनिटी बनी रहेगी। अच्छा, कुछ स्पेशल धारणा और कर्म हमारे लिए। अगर श्रीमत नहीं फॉलो की जाती है तो आपस में मतभेद होने के चांसेस है, सद्भावना का वातावरण नहीं रहेगा। मान लो आप अमृत वेला नहीं उठे हैं तो आपकी स्थिति नीचे आ जाएगी, और अगर मेरी स्थिति नीचे हो गई है तो मैं कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन में आ जाऊंगा, या छोटी छोटी बातों में मेरे को सहन करने की शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए बाबा की दी हुई सारी मर्यादाओं को हम फॉलो करें, ताकि सेंटर में हम सभी रिलैक्स्ड भी रहें, हैप्पी भी रहें, लाइट भी रहें। हर एक को ये फीलिंग आनी चाहिए कि किसी प्रकार का यहाँ दबाव का वातावरण नहीं है। जो भी सेंटर में आए, एक दूसरे से जब मिले तो फ्रेशनेस का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जो डिसिप्लिन बनी हुई है वो बोझिल ना फील हो। डिसिप्लिन को फॉलो करके हर एक को एंजॉयमेंट की फीलिंग आनी चाहिए। एंजॉयमेंट माना मजा आना चाहिए। हर एक की यह पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा की डायरेक्शंस को फॉलो करना। इससे न केवल हम अपनी आत्मा को सेफ रख पाएंगे, परंतु सेंटर के वातावरण को भी हम सेफ रख पाएंगे। बाकी सेंटर में हम कभी कभी यहाँ वहाँ अगर अपनी चीजें छोड़ के चले जाते हैं तो हम वह न करें, अपनी हर एक जिम्मेवारी ले। अब बात आती है कर्म योग की, तो सेंटर पर अलग अलग प्रकार के कर्म योग होते हैं। इसीलिए ये चीज में हम रिजिड नहीं हो कि कुछ ही आत्माएं हैं जो वो काम करें। रिजिड माना कठोर, ओके। रिजिड माना मतलब जिद्दी, रिजिड किसी का भी रोल फिक्स नहीं कर रिजिड मतलब मैं ही ये करूँ या यही करे। फिक्स रिजिड मींस फिक्स माइंडसेट। ऐसी कई जिम्मेवारियां हैं जो हम कहते हैं यही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम करने की सेंटर में ज़रूरत है, अपने आप को ऑफर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एकदम फिक्स हो जाए। मान लो ऐसी कोई सिचुएशन ना हो जाए जिसमें हम कहें कि ये व्यक्ति इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल मतलब ये इसके बिना काम होगा ही नहीं, समझा? ऐसा किसी को भी सेंटर में अपना रोल नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे कारोबार होते हैं जैसे सेंटर की सफाई है, सेंटर में टॉयलेट साफ करना। हर एक को यह चीजों की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। सेंटर का टॉयलेट साफ करना ये हर एक की जिम्मेवारी है। हर एक को इसकी जिम्मेवारी समझने की जरूरत है। ऐसे ना सोचे कि यह व्यक्ति बना हुआ है सफाई करने के लिए। समझा बच्चे लोग? यह भी भान नहीं होना चाहिए कि बस मुझे यही ड्यूटी करनी है और ड्यूटी नहीं करनी है। नहीं, सब कुछ बाबा की सेवा है। और ये भी नहीं भान हो कि सब कुछ तो बाबा का ही है ना, तो कौन क्या करता है, क्या फर्क पड़ता है, मैंने नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा। अब देखा दोनों बातें, या तो कहेंगे मैं ही करूं, मेरे बिना कोई नहीं करे, या तो कहेंगे
मैंने जैसे वो अकबर का नहीं था भाई, हर एक को एक ग्लास भर करके दूध डालना है। हाँ, तो सुबह तक देखा तो पूरा पानी पानी था, क्योंकि सभी ने सोचा कि अगर मैंने अकेले ने एक गिलास पानी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। समझ में? सेंटर पर खाना बनाने की भी सेवा होती है, तो हर एक की यह ड्यूटी होनी चाहिए कि हम सेंटर पे अपना सहयोग दे भोजन बनाने के लिए, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो। ओके, फिर हमारा आपस में रिश्ता कैसे हो? ये बाबा का परिवार भी है तो ये बाबा का स्कूल भी है। जब हम कहते हैं परिवार है तो सेंटर में परिवार होने के नाते से साथ में सोशल गैदरिंग रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में मिल करके ब्रह्मा भोजन बनाना, ब्रह्मा भोजन खाना। और जब हम कहते हैं स्कूल है तो हम कहेंगे मुरली क्लास हो, पंक्चुअलिटी हो, रोज की स्टडी हो। फैन बंद करोगे प्लीज? चलेगा फैन बंद? दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। बैलेंस हो लव एंड लॉ का। आपस में अच्छा एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए ताकि सब सेंटर में आने के लिए इंस्पायर हो सके। इंस्पायर मतलब प्रेरणा मिले और हर एक दूसरे को देख करके खुश हो जाए। हर एक अपना रोल कैसे बजा रहा है सो कॉन्शियस होकर के, यह हर एक को फीलिंग आनी चाहिए। यह अच्छी समझ होनी चाहिए कि कुछ नई आत्माएं जब ज्ञान में आती हैं तो नई आत्माएं बहुत सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी कलयुग के बहुत सारे मास्क तोड़ करके बाबा के घर में एंट्री की है। उनके बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम छोड़ करके बाबा के घर में आए हैं। तो सेंटर का वातावरण इतना अच्छा प्यार वाला और पालना वाला होना चाहिए, क्योंकि जब वो एंकर छोड़े तो आपको इमीडिएटली यहाँ पर एक अच्छा एंकर उनको देने आना चाहिए। एंकर माना सपोर्ट ना, देने आना चाहिए। अच्छा, जल्दी से उनको सेवा की मीटिंग्स में इन्वॉल्व नहीं करना नए बच्चों को, क्योंकि वो आपस में जब ब्राह्मणों की भी कई बातें देखते हैं तो नए बच्चे कभी कभी पुराने भाई बहनों की बातें देख करके डिस्करेज भी हो सकते हैं। डिस्करेज माना उनका खत्म भी हो सकता है। सेंटर में कई पुराने भाई बहने होते हैं जो सेंटर के फाउंडेशन सोल्स होते हैं, जैसे हमारे रमेश भाई, गिरिधर भाई, अंकुर भाई, फाउंडेशन। तो बाबा कहते हैं इनको जब ये फाउंडेशन सोल्स होते हैं, इनको जब आगे जाते हैं तो इनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इनको बीच बीच में एक्नॉलेज करना चाहिए। एक्नॉलेज माना क्योंकि ये फाउंडेशन में थे जिन्होंने ओरिजिनल सेंटर को फाउंड किया माना एस्टैब्लिश किया और उसको सपोर्ट किया। ये बड़े बाबा के ओरिजिनल रतन हैं, पर इन्होंने सेवा में उस समय पर स्पेशल काम किया है, चाहे छोटा सेंटर हो चाहे बड़ा सेंटर हो। ये जो बुजुर्ग भाई बहने हैं इनका काम है फिर नए बच्चों की देख रेख करना। मान लो ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 7 डेज का कोर्स नई आत्माओं को दिया हो, परंतु इन स्टूडेंट को पहले सेंटर में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। वह कैसे है 7 डेज का कोर्स करवाना। उसके बाद में इनका काम है जो सेंटर इंचार्ज है, कोर्स करने के बाद वो सेंटर इंचार्ज से उनका परिचय करवा के दे दे, ताकि सेंटर इंचार्ज आगे जाकर के उन बच्चों की पालना कर सके। समझ में?
हम में से कई ऐसे बाबा के अच्छे बच्चे हैं जो एकदम प्रेरणादायक हैं। हम कहते हैं इनमें फायर भरा हुआ है। फायर माना वो जुनून भरा हुआ है, जिनमें बहुत उमंग उत्साह होता है। इनमें नई नई आइडियाज होती हैं। इनका नशे का स्तर बहुत ऊंचा होता है। ऐसे लोगों की आइडियाज को जरूर वैल्यू दें, क्योंकि अगर उस समय पर इनकी बातों को हम जल्दी नहीं मानेंगे तो आगे चल करके ऐसे लगेगा जैसे ये सोडा वाटर हो गए, ठंडे हो गए। इसलिए किसी ने कोई भी सजेशन दिया हो तो तुरंत उसके लिए नेगेटिव ना सोचें, परंतु उनके टैक्टफुली आगे चल करके उनको अगर पॉसिबल हो सकता है तो आंसर दें, नहीं तो उनके उमंग उत्साह को एक चैनलाइज करने की जरूरत है राइट डायरेक्शन। समझ में आया? थोड़ा बोलो ना हाँ या ना। नहीं समझा ना? मान लो कि मान लो आपने मुझे कुछ विचार, मैंने समझो मैं स्टूडेंट हूँ और आपने मेरे को पूछा, मैंने कुछ विचार दिया आपको और वो आपको लगा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तो मीरा बहन कर नहीं सकती, ठीक है? तो उस समय पर हम उसको ना भी नहीं बोले, बट उसको ऐसा कोई काम दे देवे ना जिससे उसका मन वहाँ पे लग जाए, उसकी एनर्जी वहाँ पे यूज हो जाए, तो उसे ये भी नहीं लगे कि उसने काम नहीं किया या उसका काम हमने माना नहीं, बट उसको कोई ना कोई सेवा में बिजी कर। कभी कभी ऐसा होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। आपने बोला उस समय पर आप बोलेंगे ये कर दो वो कर दो, सब चीजें पॉसिबल नहीं होती सेंटर के लेवल पे। कई चीजें होती हैं, कभी फंड्स की कमी होती है, कभी हैंड्स की कमी होती है मैनेजमेंट की, कभी उस समय पर रिसोर्सेज नहीं होते, साधन नहीं होते। अभी हमारे पास एक भाई आया, मुझे आके बोलता है हेलीकॉप्टर से हम लोग पर्चे गिराए। अब एक हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराने का कितना खर्चा? पहली बात। दूसरी बात, वो पर्चे जाकर के कहाँ कहाँ गिरेंगे, कितने लोग पढ़ेंगे, कितना वो इफेक्टिव सेवा होगी। अब इतनी बातें उस समय पर मैं उस भाई को नहीं बोल सकती हूँ ना, तो मैंने बोला हाँ चलो टाइम आएगा हम कर लेंगे। फिर उस भाई को मैंने इतना बिजी कर दिया, उसको भी लगा कि नहीं चलो दीदी ने मुझे ये नहीं तो ये काम तो दे। ऐसे कभी कभी होता है। सेंटर में एक परिवार का वातावरण बना के रखे। सेंटर में बहुत सारे कर्म योग की चीजें होती हैं। मान लो कभी टाइपिंग होती है मधुबन के क्लासेस की। सेंटर में कभी लाइब्रेरी भी खोलना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है खाली मन शैतान का घर होता है। अगर लाइब्रेरी होगी अच्छी, जैसे अभी वो बोल रहे थे चंद्रशेखर भाई, लिटरेचर का अच्छा डिपार्टमेंट बनाओ दीदी, अच्छी लाइब्रेरी बनाओ, ये इम्पोर्टेंट है। सेंटर का वातावरण परिवार का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ समय प्रति समय आपस में टोली शेयर करना, कभी चाय कभी कॉफ़ी एक साथ मिलकर के पीना, ताकि साथ मिलकर के सब लर्न भी कर सके और ग्रो भी कर सके। लर्न माना सीख भी सके और ग्रो भी माना आगे बढ़ सके। अच्छा, जब हम किसी को जिम्मेवारी सौंपते हैं, सेंटर की शुरुआत ही उससे होती है कि हम हर चीज़ अपने आप में नहीं कर सकते हैं। शुरू में हम कर सकते हैं, परंतु बाद में हमको सेंटर बढ़ाने के लिए औरों को भी प्रेरणा देने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हर एक अपना बाबा के घर में भाग्य बना सके। तो जो भी सेंटर से कनेक्टेड है तो वह अपना अपना सहयोग दे रही है। आपका ही घर है, बाबा का घर है।
हर एक को लगे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक की ना हो पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कुछ करना है तो क्लास में पूछना चाहिए किसको इच्छा है करने की। मान लो कोई प्रोजेक्ट है, कुछ काम है, कोई डिपार्टमेंट्स है, तो क्लास में पूछो किसको करना है, हर एक से हाथ उठवाओ, फिर वह आत्माएं खुद चूज करें कि हम ये कर सकते हैं। फिर उनको अच्छी तरह से चांस देने की जरूरत होती है। देवीदास भाई, अगर किसी को कुछ करना है और वह केपेबल नहीं है पर वो कहती है मुझे करना है, तो उनको ट्रेनिंग दे करके, उनमें विश्वास रख करके और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें उनके प्रति वो अप्रोच अच्छा रखने की ज़रूरत है। उमंग उत्साह से कई बाबा के बच्चे बाबा के घर में आकर के ट्रेंड हो गए, क्योंकि बाबा का कार्य है, बाबा उनमें बल भर देता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को डेलीगेट करें तो पहले ये स्मृति में हो, यह पर्सनल किसी की सेवा नहीं है, ये बाबा की सेवा है और बाबा इनमें वो बल और योग्यता भरेगा। जब इस स्मृति को हम पक्का रखेंगे तो फिर सेवा में सफलता होनी ही है। मान लो कोई सेवा है और उसमें कोई स्वार्थ का भाव रखता है। मान लो कुछ किसी में करना है, किसी को कुछ करना है, बट उसके साथ में ये सोचता है मैं ही करूं, तो वह गलत है। उसको वह रियलाइज कराओ प्यार से कि नहीं, हरेक को भाग्य बनाने का मौका देना चाहिए। अगर कोई ऑफर करता है तो उसे करने दो। फिर जब वो दूसरों को भाग्य बनाता हुआ देखेगा तो उसको भी खुशी होने लगेगी। तो युक्ति से हरेक आत्मा को इस स्थिति तक ले जाओ। इसको हम कहते हैं सोल कॉन्शियस रीति से यज्ञ के कारोबार को चलाना। जब भी हम कोई सेवा करते हैं तो आपस में दिल से ये सेवा करना बहुत जरूरी है। दिल से प्यार हो और बहुत आपस में मधुरता का गुण होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हम जब किसी से बात करते हैं तो उल्टा भी असर हो जाता है। उनको ऐसे लगता है कि यह हमें ऐसा क्यों बोलते हैं। कभी कभी किसी को बोलने पर हर्ट भी हो जाता है, इसीलिए आपस में मधुरता लाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आपको जब कोई डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया जाता है तो किसी से जब काम करवाते हैं और कोई आपकी बात नहीं मानता है, जिम्मेवारी आपकी है कि आपको उनसे काम करवा के कैसे लेना। इसके लिए मुझे निर्माणता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। निर्माणता माना नम्रता, नम्रता का गुण होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वह भी आपको अच्छी तरह से समझ सके। ये सब बातें क्लास में समझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सब भाई बहनें अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जिम्मेवारी ले सके और हर एक के अंदर यह स्मृति और वृत्ति बहुत अच्छी तरह से हो। क्योंकि स्मृति और वृत्ति अच्छी होगी तो जो सेंटर का डेवलपमेंट होगा वो बहुत अच्छा हो सकेगा। हमारी कर्म का आधार हमारी ऊंची स्मृतियां हैं। मान लो हम एक छोटी सी टोली बना रहे हैं, तो टोली सिर्फ नहीं बनाते हैं, नहीं, टोली बनाने की ड्यूटी आपको इसलिए नहीं दी है कि बहुत अच्छी आप टोली बना रहे हो, परंतु ड्यूटी इसलिए दी गई है कि आपकी योग की अवस्था अच्छी है। इस चीज पर अटेंशन लाने की जरूरत है। हर एक को यह चीज ध्यान पर रखनी है कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं इससे मेरा भाग्य बन रहा है। जो भी है बाबा करा रहा है, बाबा मुझे ऑलराउंडर बना रहा है। आपको ये सेवा इसलिए नहीं दी है कि आप वो सेवा अच्छी कर रहे हो, पर सेवा इसलिए दी है क्योंकि आपकी
स्थिति अच्छी है तो अपने आप आपका स्किल्स भी अच्छा होता जाएगा और आपकी सेवा भी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट में अच्छी। आपस में जब रहते हो तो एक दूसरे को उमंग देने की बहुत जरूरत है। रिश्तों में इस चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारी स्मृति ठीक हो। किसी को भी डिस्करेज हमको नहीं करना है। डिस्करेज माना निराश, यस, निरुत्साही नहीं करना है, परंतु हर एक को उत्साह में लाना है कि वह हर एक अपनी विशेषता, योग्यताएं, कलाएं सेवा में यूज करे। अच्छा, अगर कोई ऐसे हैं जो अपनी योग्यता नहीं यूज कर सकते हैं तो आपका काम है उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना। कई ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी ही शुरू किया है तो उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए। लेट इट गो। समझ में आया? थोड़ी गलती भी कर दी तो लेट इट गो। इतनी नम्रता होनी चाहिए कि हर एक की आइडिया को आप रिस्पेक्ट करो, रिगार्ड दो हर एक को। कभी कभी प्रेज बहुत काम कर लेता है। प्रेज माना तारीफ, प्रशंसा बहुत काम कर लेता है, इसीलिए परिवार में एक दूसरे की प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। इससे आपस में अपनेपन की भावना आएगी। कई सेंटर में सुन रहे, यहाँ पे सुन रहे, आप हाँ नहीं करो, ना नहीं बोल रहे, आपको कई सेंटर में ऐसी क्रिएटिव आत्माएं होती हैं जिनका नेचर बहुत इंडिपेंडेंट होता है। मान लो कुछ ऐसे हैं जिनको पहले से ही कुछ अच्छी स्किल, टैलेंट गिफ्ट के रूप में पहले से ही, ऐसे नहीं कि बाबा ने दी हुई है, किसी का अच्छा आर्टिकल लिखने का स्किल होता है, परंतु बाबा का यह नियम है कि कोई भी कारोबार करो कि सेंटर इंचार्ज के परमिशन के बगैर नहीं करना। आप में कितना भी अच्छा टैलेंट और स्किल हो, परंतु पब्लिश होने के पहले सेंटर इंचार्ज से पूछो, क्योंकि ये बाबा का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको हमें फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है कि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो शायद हमें भी समझ ना हो। कोई भी प्रिंटिंग होता है या कुछ लेटर लिखते हो ऑफिशियली सेंटर की तरफ से, तो सेंटर इंचार्ज से वो दिखा करके सिग्नेचर लेकर के फिर कारोबार करो। हमें यहाँ हर एक को समझाना बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत समय से वह काम करते आए हैं। मतलब ऐसे लौकिक में कोई होंगे ना अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल में, तो वो लोग करते आए हैं, परंतु यह परिवार की मांग है और यह प्यार का एक एक्ट है। एक्ट है माना एक्ट एक्शन है, मतलब एक प्यार का कि दीदी आप देखो इसको, प्यार, इसको हम प्यार बोलते हैं। जो भी आपको जिम्मेवारी दी गई हो तो सेंटर इंचार्ज को दिखाने के बगैर, उनसे प्रूफ लेने के बगैर हम आगे ना बढ़ाएं। और काम शुरू करने के पहले सेंटर इंचार्ज से डिस्कस करके, उनको दिखा करके फिर काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा, कुछ भी मर्यादाएं होती हैं, तो जो भी मर्यादाएं हैं एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाओ उन मर्यादाओं को फॉलो करने के लिए। मान लो बाबा का घर है या बाबा की ऑफिस है, तो हम कहेंगे जल्दी किसी को बाबा के घर में और बाबा के ऑफिस में जाने की छुट्टी नहीं दो।
आत्माओं को यह रियलाइज होने दो कि जब तक ये ट्रस्टी बने की फीलिंग हमको नहीं आती है तब तक हम बाबा के किचन में या बाबा के ऑफिस में जा नहीं सकते हैं। ये सुंदर सी बात है। ऑफिस मीन्स आपके सब डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, इम्पोर्टेंट। सेंटर का किचन मीन्स आपका भोजन बन रहा है। जब तक वो फुल ट्रस्टी नहीं बनते हैं तब तक अलाउ नहीं किया जाए किसी को किचन में या बाबा के ऑफिस में, मतलब कंप्यूटर को हाथ लगाने। फिर दादी की क्लास है स्पेशली। आपस में हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। यह लक्ष्य रखो कि सब कोई बाबा के हैं, बाबा से ही हर एक का रिश्ता है। आपस में हमारा रिश्ता बाद में, पर जो भी सेवा के रिश्ते हैं अटेंशन इस चीज के ऊपर रखो कि पहले बाबा हो। और जब भी कोई कार्य पूरा हो जाता है भले सेवा भूल जाओ, बट सेवा करने के बाद उन आत्माओं से रिश्ता हमारा अच्छा बना रहे, इसका अटेंशन रखो। ऐसे नहीं सेवा हो गई ब्रेक रिलेशनशिप, दूसरी सेवा हुई ब्रेक रिलेशनशिप। कई ऐसे होते हैं परफेक्शन के चक्कर में जाते हैं और रिश्ते तोड़ते जाते हैं। जो भी सेवा मिल रही है पूरी अटेंशन से सेवा करने की जरूरत है। बाद में एक सेकंड में बाबा कहते हैं सेवा को भी भूल जाओ और फिर अपने साथ बाबा के साथ रहो। हाँ, सेवा करने के बाद आपस में अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी सेवा करने के बाद हम चीजें कुछ डिस्कस करते हैं, ये ठीक हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, परंतु मैं कहती हूँ अब उन चीजों को भी छोड़ दो। जिसको समझना होगा अबे ही समझेगा, लेट देम गो। ओह माय गॉड, समझा क्या कहती है दादी? ये बहुत हाई स्टेज में लेके गई। हाँ, बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें बेहद सेवा की ओर जाना है। इसलिए दादी इन चीज पर बहुत अटेंशन देती है कि मुझे किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखनी है। इस चीज का अच्छी तरह से मेक इट एश्योर्ड, ओके, एश्योर्ड होना चाहिए कि कोई भी आत्माएं मन बुद्धि से मेरे को ना खींचे, तभी हम बेहद की सेवा कर पाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं किसी सेंटर में कोई आत्माएं बाबा से बहुत अच्छी पावर ले रही हैं। अब ये पावर लेती हैं, जरूरी नहीं है कि टीचर अच्छी है इसीलिए स्टूडेंट अच्छे रहते हैं। ये गलत है सोचना कि मैं अच्छी हूँ तो मेरे स्टूडेंट अच्छे हैं ना, ये सब बाबा के बच्चे हैं। कई बार हमसे बाबा के, हमारे से ज्यादा बाबा के बच्चे हमारे से ज्यादा बाबा से पावर खींच लेते हैं। तो ये भी सोचना गलत है कि मैं इन्हों को किसी प्रकार का सहयोग देती हूँ। नहीं, हर एक को प्यार देना मेरा काम है, बाबा के ज्ञान के हिसाब से उनको चलाना मेरा काम है। परंतु ये कभी ना सोचे कि मैं इनको ज्ञान दे रही हूँ या मैं इनको प्यार दे रही हूँ। ज्ञान कहता है प्यार दो, सबको दो, एक जैसा दो। अरे हम क्या दे रहे हैं? बाबा ने हमको ब्लेसिंग दे दी है कि तुम नॉलेजफुल हो, लवफुल हो, पावरफुल हो। तो जो बाबा की ब्लेसिंग फुल वाली है वो अपने आप बहती जा रही है। मैं किसी को क्या प्यार दूंगी? समझा कितनी गहरी चीज है। तो जो कुछ भी मिल रहा है हम सभी को बाबा से मिल रहा है। कई जन्मों से आत्माएं कहाँ से भटक करके बाबा के घर में आई हैं। कैसे कैसे उन्होंने तपस्याएं भक्ति मार्ग में की हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। हाँ,
और वो बाबा से ब्लेसिंग्स लेने आई है, बाबा से अपना वर्षा लेने आई है, तो मैं किसी को क्या बाबा से वर्षा दिला सकूं? तो हमारा काम है इंस्ट्रूमेंट बन करके रहो, बाकी आत्माओं को जहाँ जाना होगा पकड़ करके नहीं रखो। कई कहते हैं हम फलानी जगह जाना चाहते हैं, कई कहते हैं हम यहाँ जाना चाहते हैं, किसी को भी पकड़ो नहीं। और कभी ये भी नहीं सोचो अरे मैंने इनकी अच्छे से पालना नहीं की ना इसीलिए वो वहां चले गए। दोनों बातें हैं, या तो आप अपने आप को बहुत हाई ईगो लेवल पे ले जाते हो कि मेरी वजह से ये हो रहा है, या तो एकदम अपने को लो करते हो, अरे गिल्टी फील कराते हो मैंने इनको नहीं संभाला ना इसलिए देखो वो लोग चले गए। तो दोनों चीजें गलत है। आपको कुर्सी चाहिए ना, आ जाओ तो बैठो, नीचे आ जाओ बैठो। अरे अगर वो बाबा के बच्चे हैं ना तो वो कभी बाबा को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि आपने उनको सपोर्ट नहीं किया इसीलिए वो हाथ छोड़ करके चले गए। इसीलिए ये गिल्ट में भी कभी नहीं रहना। सेवा करते समय पवित्र वृत्ति रखने की बहुत जरूरत है। सेवा करते कभी नाम मान शान में नहीं आओ। ऐसे नहीं सेवा की तो मुझे मान मिले शान मिले, या मैंने सेवा की तो सफलता होनी चाहिए। कई कहते हैं सेवा की तो रिगार्ड मिलना चाहिए। ये सब चीजें निकाल दो, न ईगो हो न अटैचमेंट हो। ऐसे अभी बाबा के पवित्र इंस्ट्रूमेंट बनने पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। जब सेंटर में हर एक इन चीज़ों पर अटेंशन रहेगा तो सेंटर का वातावरण पवित्र बन जाएगा। ये लक्ष्य हर एक को देना चाहिए कि हर एक को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। मैं कहती हूँ क्लास में सारे भाई बहने अपने आप में ज्ञानी योगी क्लास कराने योग्य होने चाहिए। समझा? ऐसा हर एक को इंडिपेंडेंट बनाओ, तब हम कहेंगे इंडिपेंडेंट सेंटर है, योगी सेंटर है। अच्छा, रिश्तों में जब कभी अनबन हो जाती है, विघ्न आ जाते हैं, तो क्या करें? रिश्तों में फ्रिक्शन माना घर्षण, वेरी गुड। रिश्तों में घर्षण होना स्वाभाविक है। जब भी रिश्तों में घर्षण हो जाती है तो अपनी स्थिति को चेक करो। अगर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है तो ज़्यादा सोचो नहीं, परंतु ये जिम्मेवारी ज़रूर लो कि दूसरी आत्मा को मुझे मदद करना है ताकि ये घर्षण समाप्त हो जाए। कोई रिश्ता हमसे नहीं हो पाता है, हम कभी कभी छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। बाबा कहते हैं जब तक वो रिश्ते को आप अकाउंट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं तो ये जन्म, नहीं तो फिर अगला जन्म। 84 जन्म में आएगा कहीं ना कहीं पीछे। कभी कभी रिश्तों में घर्षण इसलिए भी हो जाते हैं कि हम कोई चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। एग्जैजरेट माना लंबा खींचते हैं। छोटी सी बात होती है, फुल स्टॉप कर दो, पैकअप करो। मान लो कुछ नहीं आपका किसी के साथ जम रहा है, किसी के साथ कुछ चीज क्लियर नहीं है, मैं कहती हूँ यहाँ वहाँ बातें नहीं करके उस व्यक्ति से डायरेक्ट जाकर के बात करो। ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी के साथ खुद में विश्वास हो, दूसरे में विश्वास रखो। हर एक को मोल्ड होने की बहुत ज़रूरत है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। इतना ओपननेस होना चाहिए। हर एक को रिगार्ड, रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे को स्पेस दो। ज़्यादा किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन रखना गलत है।
कई बार हमको एक दूसरे की बुरी आदतों के लिए या बुरे संस्कारों के लिए सहनशील होना पड़ता है। योग में बैठकर सहनशीलता का गुण धारण करो ताकि दूसरे के नेगेटिव संस्कारों को आप टॉलरेट कर सके। समझ रहे? सब टिप्स बता रहे दादी। धीरे धीरे मधुरता के गुण से, टॉलरेंस की शक्ति से आप उस पर जीत पा लेंगे। बाकी हम किसी में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये रिश्तों में रखना बंद कर दो। कभी कभी हमको ये भी लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, इसको भी हम सूक्ष्म ईगो में कहते हैं। तो हमें दूसरे की बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को रिगार्ड और रिस्पेक्ट देना चाहिए। हर एक बाबा का बच्चा है, बाबा के कार्य में अपना वैल्यूबल पार्ट बजा रहा है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, परंतु उसका भी कोई ना कोई बाबा के घर में वैल्यूबल पार्ट है जो बाबा देख रहा है। मैं नहीं देख पाती, समझा ना? कभी कभी हमारा संस्कारों में थोड़ा अनबन हो जाता है, स्पेशली ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ तो बहुत हो जाता है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण ये समझता है मैं राइट हूँ। थोड़ा बहुत ईगो ब्राह्मण बनने के बाद हो जाता है। इसलिए यह शिक्षा धारण करो, झुक झुक, मर मर, सिख सिख। जब तक जीना है सीखना है। रिश्तों में ये भी बहुत जरूरी है, दूसरे को अगर आगे ले जाना है तो पहले आपका है ना, तो खुद को पीछे करने की बहुत जरूरत है। और यह जब पीछे खुद को करते हो तो बड़े खुले दिल से करो, ऐसे नहीं कि नहीं कभी कभी ऐसे हम लोग करते हैं ना मजबूरी से। अब दीदी ने बोला ये आप रोल प्ले नहीं करो, आप आगे से ये रोल प्ले करो, क्योंकि दीदी ने तो बोल दिया है, तो हम खुले दिल से उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, पर मजबूरी से करना ही पड़ता है, ना खुश होकर के। देखो बाबा कहते हैं अच्छी सबसे युक्ति है बाबा का इनोसेंट चाइल्ड बन जाओ, बाबा की गोदी में आ जाओ। तो जो आई बीच में आता है ना, वह बाबा की शक्ति से, बाबा की सिक्योरिटी से इतना अंदर में सुरक्षा की फीलिंग आ जाएगी तो कभी भी दूसरे व्यक्ति से आपको कोई खतरा नहीं फील होगा। एक सेकंड में अगर समझो बहुत सारे इगोइस्टिक लोग बैठे ना, तुरंत अपने को मैं बाबा का बच्चा गोदी में बिठा लो। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर ये युक्ति है। तो आपको किसी से कोई खतरा होगा ही नहीं, परंतु आप अपने स्वमान में अच्छी तरह से स्थित हो जाएंगे। मान लो कोई सजेशन दे रहा है तो बाबा कहते हैं बच्चा बन करके सजेशन सुन लो, बालक बन करके सुनो, फिर मालिक बन करके राय दो। तो अटेंशन हमारा पूरा अपनी योग की और ज्ञान की स्टेज पर होना चाहिए। अगर स्वमान हमारा पक्का होगा तो किसी भी प्रकार का बाहर में अगर कोई मतभेद भी होगा ना, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चा बनने की ताकत रखते हैं। ये अच्छी बात है ना। एक सेकंड में इससे आप दूसरों को भी आगे बढ़ा सकेंगे, यह बहुत जरूरी है। बाकी कई कहते हैं सेवा में टैलेंट्स की जरूरत है, मैं कहती हूँ नहीं, सेवा में ये गुण सबसे आवश्यक है, समय पर बच्चा बन जाना। समझ में आ रहा है? पीछे वालों को आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं जो शब्दों से रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं।
रिजॉल्व माना सॉल्व नहीं हो सकते, बरोबर, हल नहीं निकाल सकते। तब उस समय सेंटर के भाई बहनों को सामूहिक योग में बैठने की जरूरत है और एक दूसरे के लिए गुड विशेस और प्योर फीलिंग्स देने की जरूरत है ताकि सेंटर का वाइब्रेशन पॉजिटिव बन जाए। मान लो किसी भी एक व्यक्ति से अंदर से कुछ गलत रिएक्शन आ रहा है, तो उस समय पर बैठ करके और उसको निकालो नहीं, ना योग भी लगेगा, परंतु उस समय कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी करने की जरूरत हो, कुछ सेवा की प्लानिंग कर लो। तो धीरे धीरे सेवा की जब उसकी काम करती जाएगी, उसको तारीफ करो, तो धीरे धीरे उसके नेगेटिव जो संकल्प चल रहे हैं वो खत्म हो जाए। ओह माय गॉड, सुना, कभी योग करना है, कभी उनको सेवा में बिजी करना है, बहुत सूक्ष्म ये थिन लाइन है। कभी कभी एक दूसरे के साथ हमारे जन्म जन्म के आत्माओं के कार्मिक अकाउंट है, तो सेवा करने के टाइम एक दूसरे के साथ तो आ जाते हैं, पर एक दूसरे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें इन चीजों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कभी कभी सेवा करते आपस में कोल्ड वॉर होता है, न तुम बात करते न मैं बात करती। समझा ना? किसी किसी आत्माओं के साथ ऐसे होता है, सेवा नहीं सॉरी उनका चेंज बहुत स्लो होता है। टेस्ट सबके साथ आती है, जरूरी इस चीज की है, महसूस करने की है कि हाँ बदल तो रही है ना, तो ऐसे नहीं कि ये तो बदलेगी नहीं है। कोई भी केस को बाबा के होपलेस कभी नहीं समझो। हाँ, चेंज कभी कभी स्लो किसी का हो सकता है, ये भी एक्सेप्ट करो, इनका चेंज बड़ा स्लो है। मान लो कोई सीनियर भाई बहनें हैं, अब उनके साथ क्या करें? उनको हटा भी नहीं सकते हैं, तो उनके साथ हमारा फर्ज है, जूनियर है हम, पर हमारा काम है, बाबा ने कहा है उनकी कोई भी नेगेटिव चीज को हमें देखना नहीं है, उनकी डिफेक्ट को देखना हमारा काम नहीं है। वो जो हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत नम्रता से उनके इंस्ट्रक्शन को सिर्फ हमको फॉलो करना है। बाकी सीनियर क्या करता है उसमें हमको जाना नहीं। मान लो कोई आपके साथ में इक्वल है, सेम है ना, तो हमको आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना है, समाने की शक्ति धारण करनी है और साथ में बाबा की मदद पर भरोसा करना जरूरी है। कब? जब हम इक्वल लेवल में। सीनियर है तो चुपचाप इंस्ट्रक्शन नम्रता से फॉलो करो, उसकी नेगेटिव देखो नहीं। हाँ, होते ना पुराने भाई बहन है, 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। कुछ है जो हमारे पीयर ग्रुप है। मान लो कोई आपका जूनियर है, उस समय पर हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं माँ बन जाओ, खुद को मोल्ड करो, उसको कुछ नहीं बोलो, क्योंकि वो जूनियर है, उसको ज्ञान में चलाना है, तो खुद को मोल्ड करने की जरूरत है। सुना? तीनों में पेपर। सीनियर है तो चुप रहो, बोलो नहीं, चुपचाप फॉलो करो। साथ वाला है तो हर बात उसकी संभालो, लेकिन बाबा के ऊपर भरोसा रख के चलो, क्योंकि वो आपको साथ तो देगा नहीं। इतना चीज याद रखो, जेलसी कंपटीशन से भरा हुआ है मेरा साथ वाला व्यक्ति, और हमारा जूनियर है तो अपने को मोल्ड करो ताकि वो ज्ञान में चल सके।
मान लो कभी कोई कुछ करता है, गलत कर रहा है, लेकिन सामने वाला रियलाइज ही नहीं करता है कि वो गलत करता है। देखो वो कितना बदल सकता है। अगर बदला नहीं बदला फिर भी उसको रिस्पेक्ट जरूर। क्या सुन रहे? कुछ बोलो ना अभी आप लोग। हाँ? बोलो तो सही। क्या बोलते? मैं पानी पी लेती हूँ। बोलो, मुझे बहुत खांसी आ रही है। बोलो। बोलो ना, क्या बोलते हैं? वो बदले या न बदले, बट हमको अपनी स्थिति को ठीक रखना चाहिए। इसके लिए अपने को वोट करना। क्या क्या पीछे वाले क्या बोल रहे हैं? ठीक है कि डिफिकल्ट है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो छोड़ दूं, बस हो गया। हाँ? सजेशन देने जरूरी है, मगर एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके सजेशंस एक्सेप्ट करेंगे। ओके, मतलब आप आपकी तरफ से सलाह दे दो, सामने वाला माने नहीं माने वो उसके ऊपर रहेगा। सही बात। माना किसी भी आत्मा में होप नहीं छोड़ो। कोई भी सिचुएशन हो, सेंटर के वातावरण में डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। अगर सेंटर के वातावरण में डिस्टरबेंस आ गई तो सब सेवा छोड़ करके सब पहले बाबा के साथ बैठो, सब कुछ बाबा के हवाले कर दो। जो कुछ भी करने की जरूरत है माँ बन करके करो। माँ बन करके सेंटर को चलाओ। मान लो कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन सेंटर में आ जाती है तो छोटे छोटे ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन नहीं करो, पर जो भी सेंटर इंचार्ज है वो जो मैटर है वो सेंटर इंचार्ज के ध्यान पर ले आओ। देखो कितना क्लियर कट सब चीजें बाबा ने सिखाई है। ऐसी कई सिचुएशन सेंटर में आती है जब हमें करेक्शन करने की जरूरत होती है। करेक्शन जब भी हमें करना हो तो पहले हमको अपने कर्मों से करेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। विच मीन्स जब भी हम कोई सेवा करें राइट तरीके से उनके सामने एग्जाम्पल होकर के करके दिखाएं, फिर हम करेक्शन करने का अधिकार रख सकते हैं कि यह सही बिहेवियर होना चाहिए। करेक्शन के प्रति हर एक को एक खुली दिल रखने की जरूरत होती है। मान लो कोई आत्मा है, जब उसको करेक्शन दिया जाता है तो वो रिएक्ट करती है, विच मीन्स वो करेक्शन को उस समय पर एक्सेप्ट नहीं करती है। कई जन्म जन्म के उनके संस्कार कड़े होते हैं तो इसीलिए बाबा के सिस्टम को जल्दी फॉलो नहीं करती। अब हमारा काम क्या है? उनको कंटिन्यूएशन में प्यार देना, गुड विशेस देना। थोड़े समय के बाद हो सकता है वो एक्सेप्ट करना शुरू करे, परंतु हर एक बाबा के बच्चे को करेक्शन के लिए ओपन रहना बहुत जरूरी है। कई बाबा के बच्चे बहुत सेंसिटिव थे, पर आज मैं देखती हूँ एकदम बदल गए हैं। करेक्शन जब कोई नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होना, उसको करेक्शन दो ही नहीं। क्या एक्सेप्ट करेगा? इसीलिए करेक्शन देने से पहले उस व्यक्ति को इमोशनली समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सेंटर में ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो पूरा साइकोलॉजिकली लोगों को हैंडल कर सके। जैसे भाई साहब बोल रहे थे, काउंसलिंग टीम होनी चाहिए सेंटर, जिनको इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में नॉलेज है, इनको कैसे हैंडल करना।
इनफैक्ट मैं पूछने भी वाली थी, अगर किसी को इस सब्जेक्ट में मास्टरी है तो अपना नाम दो। कई बार रिश्तों में बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं। जेलसी ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है रिश्तों में। मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया है, माना एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ जम नहीं रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसमें निश्चय और रिस्पेक्ट रखने की जरूरत है। उसको धीरे धीरे सेवा में बिजी कर दो। जेलसी इसलिए होती है क्योंकि स्टूडेंट में बहुत सारा पोटेंशियल होता है। इतनी बड़ी बात है। जेलसी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पर वो मेरा पोटेंशियल यूज नहीं हुआ है, टैप नहीं हुआ है, इसलिए मुझे जेलसी हो रही है। मैं इतना कर सकती हूँ पर मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। जेलसी को फेस करने के लिए पहले उससे डिटैच होने की ज़रूरत है, उसको प्यार देने की ज़रूरत है। अगर उस व्यक्ति से हम ही अफेक्ट हो जाएंगे जो जेलसी कर रहा है, तो हम उसको डील नहीं कर सकते। जब उनको अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट देते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी वाइब्रेशन को कैच करते हैं और वो जेलसी खत्म हो जाती है। पहले तो उससे अफेक्ट होना छोड़ दो, जेलस व्यक्ति से। और वो अफेक्ट होना कैसे छोड़ दो? अंदर में ये ध्यान रखो कि उसको इतना पोटेंशियल है पर उसको चांस नहीं मिला है, तो बाबा पहले तो उसको चांस दे। गुड विशेस रखो, उसको जो चाहिए बाबा से मिल जाए तो जेलसी क्यों करेंगे? एक बार दादी जानकी ने हम लोग को बोला था, एक्चुअली क्या हुआ था, दादी के सामने बहुत सारी ऐसे बहनें थी, तो कभी दादी से भी होता ना, अभी उनकी जब एज होगी, यंग होंगे, तो दादी ने कहा, एक बार एक बहन मेरे को आई, बोला आपको तो स्टूडेंट कितना सेंटर्स ऑफर करते हैं, ये गाड़ियाँ दे के जाते हैं, तो मैंने देखा वो बहन को मेरे से बहुत जेलसी होती है। मैंने कहा अच्छा चले, तुमको गाड़ी चाहिए? दादी कहती मेरे को आई हुई चाबी, ओके दादी को देंगे तो सिंपल तो नहीं देंगे ना, होंडा सिटी, मर्सिडीज ऐसी गाड़ियाँ देंगे। तो दादी ने कहा मैंने देखा भी नहीं वो कौन सी गाड़ी थी, चाबी यहाँ से आई, वो बहन ने मेरे को आके बोला, मैंने वो चाबी उसके हाथ में थमा ले। जेलसी खत्म। कौन करेगा जेलसी? दादी ने कहा सेंटर में भी अगर आपको लगता है किसी को जेलसी होती है, आप अपना स्थान उसको दे दो, ले भाई। किसी को क्लास कराना है, ले भाई। किसी को कोई पोजीशन चाहिए, ले भाई। किसी को डिपार्टमेंट इंचार्ज बनना है, ले भाई। जेलसी, आप फ्री हो जाओ ना। दादी कहती ऐसे मैं देती गई और दादी क्या बन गई? इंटरनेशनल हेड बन गई ना। गंवाया दादी ने, इनफैक्ट और बाबा से मिला। तो कभी भी आपस में ऐसे हो ना, दे दो, लो बाबा आप करो, और खुशी खुशी से, ऐसे नहीं कॉम्प्रोमाइज। भाई मेरा तो पोजीशन ले लिया, उसने मेरी सेवा ले ली, हाँ मेरे को तो टीम में से बाहर निकाल दिया। ये सब छोटी बातें। मेरे को तो कोई बोले ना करो, मैं नहीं रोकूंगी, सब लोग मैं फ्री हो जाओ। यूनिटी। संगम का समय चल रहा है, हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं, हम सब छोटी छोटी नदियां हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर के मिलने वाली है।
इसीलिए अपना अलग अलग चैनल नहीं खोलो। इंडिविजुअल होना जरूरी है, पर इंडिविजुअलिस्टिक होना गलत है। इंडिविजुअल और इंडिविजुअलिस्टिक दो चीजें हैं। इंडिविजुअल माना मनुष्य होना जरूरी है, पर मैं मनुष्य होकर के हट करके मनुष्य हो जाऊं। बाबा का घर ऐसे नहीं चलते हैं, टीम से चलते हैं, टीम से चलता है। एक से कहाँ सेंटर चलेगा? आज आप बीमार पड़ जाओगे, क्या होगा? सेंटर बंद क्या? इसलिए हर एक के साथ संस्कार स्वभाव की रास करना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा योग करते जाएंगे, सेंटर में एकता का वातावरण बनता जाएगा। जरूरी है कि हर एक बाबा का बच्चा सेंटर में बाबा के रूम में जाकर के 15-20 मिनट योग करे। सुन रहे बच्चे? फिर आपस में सेंटर में इस चीज का डिस्कशन होना चाहिए कि सेंटर की प्रोग्रेस अभी तक कितनी हुई है और इस साल क्या प्रोग्रेस करनी है, स्व की प्रोग्रेस कितनी हुई है। यह आपस में डिस्कशन हर एक महीने में एक बार होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, सेंटर में जो ऐसा वैसा हवा चल रही है ना, वह ये स्पिरिचुअल चिट चैट से खत्म हो जाएगी। ये भी जरूरी है सेंटर में मिल करके भोजन करना, इसलिए एक महीने में इकट्ठा भोजन होना सेंटर में जरूरी है। आपका तो हर गुरुवार होता है, एक महीना क्या, और वो भी वैरायटी होती है। साथ में मिलकर के भोजन करना ये भी एक तरीका है अपने जो इंडिपेंडेंट संस्कार है उससे निकल करके साथ में रहना। हम लौकिक में भी बोलते हैं कि पहले एक दूसरे को गिट्टी खिलाओ, इससे प्यार बढ़ता है। तो ये भी बाबा की गिट्टी है जो हमारे मुख में जाती है। गिट्टी खिलाता है ना, भोग मीन्स व्हाट, भगवान मुझे फीड करता है। इस फीलिंग से ब्रह्मा भोजन खाना बहुत जरूरी है। सेंटर में आपस में मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपस में सभ्यता होनी चाहिए, एक दूसरे को कंसिडर करना चाहिए। कंसिडर करना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब समझ की बात करना, उसकी फीलिंग्स क्या है। बेचारा थका हुआ आ रहा है, डम करो उसके ऊपर सेवा। बेचारा आया 9 बजे, भैया आप ये करो वो करो। अरे 9 बजे ऑफिस से आया है, अरे पूछो उसने दिन भर खाना खाया है नहीं खाया है, क्या माइंडसेट से आया है। सेंटर में अच्छी एकता बनाने के लिए युक्तियां रचो। कभी एक हफ्ता या एक महीना एक कोई विशेष गुण का प्रैक्टिस ले लो। मान लो ये हफ्ता हमने मधुरता रखा, अगला हफ्ता हमने हर्षित मुक्ता रखा। एक महीने का टारगेट लो या एक हफ्ते का टारगेट लो, जो भी ठीक हो सके करो। छोटे सेंटर है, बार बार मिल सकते हैं, बहुत अच्छा है। बड़े सेंटर है, नहीं मिल सकते हैं, फिर भी मधुबन में भी ये सिस्टम है, एक महीने में एक बार जरूर मिलते हैं। इससे सेंटर में एकता बनी रहेगी। ऐसे ज्ञान के वर्कशॉप्स रखो। मुरली के बाद अच्छी तरह से चर्निंग होनी चाहिए। स्पिरिचुअल बैडमिंटन खेलो। बैडमिंटन कैसे खेलेंगे? जैसे मान लो एक कोई सर्कल में बैठे हो, किसी ने एक गुण कहा, फिर वो सामने वाला व्यक्ति दूसरा गुण करे, फिर सामने तीसरा, ऐसे बैडमिंटन खेलो। इसको हम कहते हैं गुडमिंटन। सेंटर में स्वीट धर्मराज का भी पार्ट खेलना चाहिए। मान लो एक सर्कल में सभी बैठे हैं, बीच में एक व्यक्ति को बिठाओ और हर एक ने उसको उसकी अच्छाइयाँ बोलनी है।
इसको हम कहते हैं स्वीक धर्मराज। कहने का भावार्थ ऐसे ऐसे एक्टिविटी सेंटर में करो। पूनम में स्पेशलाइज्ड है एक्टिविटीज। मैं वो कई बार इनसे मुझे सीखना होता है। तो रिश्ते हमारे अच्छे कैसे होंगे, इन चीजों पर अटेंशन रखो। तो एक, आपस में संवाद अच्छा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आपस में फेथ हो, फेथफुल हो, रॉयल्टी भी रखो, डिटैचमेंट भी रखो, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो दूसरों से, हर एक को एक्सेप्ट करना शुरू करो। आपस में शब्द बहुत कम बोलो, बहुत एग्जैजरेट नहीं करो कोई चीज। अच्छे सुनने वाले बनो, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस हो लेकिन इंटरडिपेंडेंट भी होना चाहिए, हार्मनी भी होनी चाहिए, प्यूरिटी हो, स्वतंत्रता भी हो, लेकिन साथ में अपनेपन की भावना भी होनी चाहिए। जितना आपस में क्लोज हो उतना आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे के स्पेस को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट करो, रोल कॉन्शियस के साथ सोल कॉन्शियस बनो। ये सब गुणों का टेंशन रखो रिश्तों में। ओम। अभी अगले गुरुवार पढ़ेंगे। 35 पेजेस हैं। मधुबन क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमको भेजता है, 35 पेजेस। मैंने अभी पढ़े 12 पेज। हाँ जी, 12 पेज। आप लोग चाहिए ये बुक ले सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया। चलो, ओम शांति।